हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है कि पूछ लिया जाएगा, जो है साहित्यिक जीवन परिचय, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को जानने वाले हैं। आपको पता है कि क्लास 12 में जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में जिस प्रकार हम आपको बताएंगे उस तरीके से यदि आप लिखते हैं 100% आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात कि जीवन परिचय हम जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है उसको देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहली बात, क्लास 12 जो हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बात हो रहा है, जीवन परिचय पे हम बात कर लेते हैं। तो जो साहित्यिक जीवन परिचय होता है वो 2 आपसे पूछा जाता है, एक तो लेखक पर और एक होता है कवि पर। तो लेखक में कौन इंपॉर्टेंट है उसको हम बता दे रहे हैं, कवि में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके हैं जीवन परिचय उसको हम बता दे रहे हैं। उसके बाद हम लिखवाएंगे भी कैसे आपको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं लेखक का जीवन परिचय, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 लिखा हुआ है। सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, दूसरा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये आपको 4 आपको याद करना है। मोस्टली मैं कहूँगा यदि समय है तो चारों याद कर लीजिए, ठीक है ना। बट यदि आप इस वीडियो को बहुत ही कम समय बचा हुआ है आप देख रहे हैं तो कम से कम ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ये 3 आप जरूर तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए जी अगला हमारा नेक्स्ट आता है कवि का जीवन परिचय। अब कवि का भी जीवन परिचय पूछा जाता है। 4 में आपको बता दे रहा हूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, मैथिल शरण गुप्त जी का, जयशंकर प्रसाद का और रामधारी सिंह दिनकर का। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, मैं 100% कह रहा हूं, इनको आपको तैयार करना ही है। इसमें से एक आपको जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे और इनमें से भी आपको जरूर एक आपके बोर्ड एग्जाम में 1-2 मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। एक ही लिखना होता है, आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छा मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में लेखक का जो जीवन परिचय है ये सभी को हम कराएंगे इसी वीडियो में। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कवि का जो साहित्यिक जीवन परिचय होगा इन सभी को हम एक वीडियो में करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी अब देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालना है। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंटों का ऐसे कमेंट आता है कि सर क्या जीवन परिचय लिखना अनिवार्य है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, बिल्कुल 100% अनिवार्य है। आपको भले ही साहित्यिक परिचय कहे बट आपको जीवन परिचय में थोड़ा सा उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय में फिर से उनके बारे में लिखना है। उसके बाद उनकी कृतियां क्या है, रचनाएं क्या है, उस पर एक्सप्लेन करना है। जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लिखिएगा, ठीक है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलिए यहां पे कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित खेड़ा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है जी। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो जन्म है सन कितने में, सन 1904 ईस्वी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के, ठीक है ना, मेरठ जनपद के स्थित खेड़ा नामक ग्राम में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सन 1929 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से MA किया, ठीक है ना। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया है, MA की पढ़ाई की है। अगला कह रहा है इसके बाद मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यापक बने। मतलब ये अध्यापक भी बने हुए हैं, कहां पर, मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में। अगला कह रहे हैं इनके पिता का नाम क्या था, विष्णु अग्रवाल था, ठीक है ना, भूलेंगे नहीं, विष्णु अग्रवाल इनके पिता का नाम था। तो इतना क्या कर देना है, इतना आपको सबसे पहले बेसिक इनका इंट्रोडक्शन दे देना है, इनका जीवन परिचय में इतना लिख देना है।
बताइए, इतनी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई होगी, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं हुई, आगे भी नहीं होगा। अब देखिए सिंपल सी लैंग्वेज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में थोड़ा सा यहाँ पे कठिन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट समझ में आ जाएंगे आपको। यहाँ पे लिखा हमने वासुदेव शरण अग्रवाल इसलिए प्रसिद्ध हुए क्योंकि उन्होंने संस्कृत के बारे में कई पुराने हिंदी ग्रंथों का अध्ययन किया। मतलब ये इसलिए अधिक और प्रसिद्ध हुए क्योंकि इन्होंने पुराने जो हिंदी ग्रंथ हैं उनका भी इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया और उनकी व्याख्या की, और उनकी व्याख्या भी किया। फिर से उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अवधी भाषाओं की कई प्राचीन ग्रंथों का लेखन भी किए हैं। मतलब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो संस्कृत और हिंदी और अवधी जो भाषा है, पुरानी भाषा है, उनकी प्राचीनतम ग्रंथों की लेखन भी किया है, उनके बारे में भी लिखा है। अगला कहा जा रहा है कि अग्रवाल जी का अनेक ग्रंथों का अध्ययन किए हैं। अग्रवाल जी जो थे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो इतना बेसिक हमने इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है ना, यहाँ तक आप साहित्यिक परिचय में लिख लेंगे। अगला आता है फिर से हमारी, अब नीचे फिर से आप हेडिंग डालेंगे कृतियाँ या रचनाएं, ठीक है ना। मोस्टली आप कृतियाँ ही डालेंगे, लेखक में कृतियाँ का उपयोग किया जाता है और कवि में हम रचना लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आप कृतियाँ डाल सकते हैं हेडिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला लिखा गया है, इन्होंने पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट का हर्षचरित्र का संस्कृत अध्ययन प्रस्तुत किया। कौन कौन सा प्रस्तुत किया है जी, तो पद्मावत की जो संजीवनी व्याख्या है, एक तो ये जी, और दूसरा क्या है, बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र, बाणभट्ट की जो हर्षचरित्र का सांस्कृतिक जो अध्ययन है, यहाँ तक सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किए हैं, ठीक है ना। इनकी कृतियां में सबसे पहले ये लिखेंगे। फिर से निबंध संग्रह में आप क्या लिखेंगे कि भारत की जो एकता है वो इनका निबंध है। फिर से कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, पृथ्वी पुत्र है, कला और संस्कृत है, ठीक है ना। और उसके बाद आलोचना, इनमें किस में आलोचना हुई है, तो पद्मावत की जो संजीवनी व्याख्या है उसमें आलोचना हुई है। हर्षचरित्र के सांस्कृतिक जो अध्ययन है उसमें इनकी आलोचना की गई है। तो ये हुआ आपका साहित्यिक जीवन परिचय, जिस तरीके से आपको क्लास 12th में अपना जीवन परिचय लिखना है। अच्छा, यहाँ पे दो स्टूडेंट होंगे जिनको एक दो डाउट आ सकता है कि सर क्या हम इतना लिखेंगे तो हमें फुल नंबर मिलेंगे। मैं देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कमेंट कर देते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से, भैया फुल नंबर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको ये अधिक से अधिक 80 शब्दों में, मतलब कम से कम 80 शब्दों में आपको लिखने के लिए कहता है, ठीक है ना। 80 शब्दों में, मतलब 80 शब्द यदि लिख देंगे तो भैया 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। बट इसको अगर आप गिनते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 120 वर्ड हो जाएंगे। ये हमने भले ही बहुत ही टाइपिंग हुआ है ना, तो बहुत ही पास पास आपको लिखा गया है, तो कम दिखाई दे रहा है। जब आप स्वयं कॉपी में इसको कॉपी में लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ कहाँ तक जा रहा है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब ये कमेंट नहीं करना है कि फुल नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भैया फुल नंबर मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो स्टूडेंट अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस होंगे वो समझ के होंगे। अच्छा चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे। चलिए ले लीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। पहला हमने वासुदेव शरण अग्रवाल जी का देख लिया। अब हमारा दूसरा हम जानेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। एक वीडियो में सब हम जानेंगे जी। देखिए अब कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का जो सबसे पहले हम जीवन परिचय पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है जीवन परिचय। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मतलब सिंपल सी बात है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जो जन्म है वो 1906 ईस्वी को सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र था। इनके पिता का नाम क्या था, रामदत्त मिश्र था, तथा इनकी इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक से नहीं हो पाई। मतलब इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा थी, पढ़ाई थी, वो अच्छे से नहीं हो पाई। फिर से लिखा गया है इन्होंने खुर्जा की एक सांस्कृतिक पाठशाला में शिक्षा प्राप्त किए। मतलब इन्होंने क्या किया, खुर्जा के एक जो सांस्कृतिक पाठशाला है वहां पर इन्होंने शिक्षा अपनी प्राप्त किया। फिर से लिखा गया राष्ट्रीय नेता
आसफ, राष्ट्रीय नेता जो आसफ अली के भाषण सुना तथा प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। मतलब इन्होंने क्या किया कि मतलब ये जो बातें हैं स्वतंत्रता से पहले, जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली नहीं थी, मतलब हमें नहीं मिली थी, तो ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय नेता जो आसफ अली थे, आसफ अली का भाषण सुने, मतलब जब इन्होंने आसिफ अली का जो भाषण सुना तो उनसे प्रभावित होकर आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता का जो आंदोलन हो रहा था उसमें ये कूद पड़े, मतलब चल पड़े। अगला कह रहा है कि कई बार जेल की यात्रा भी की, और कई बार इन्होंने जेल की भी यात्रा की। स्वतंत्रता के बाद पत्रकारिता में लग गए, जब हमें स्वतंत्रता मिल गई तब जाकर ये किस में लग गए, पत्रकारिता में लग गए। अगला कह रहा है साहित्य की सेवा करते हुए सन 1995 ईस्वी को परलोक सिधार गए। मतलब इनकी मृत्यु कब हो गई भैया, 1995 ईस्वी को हो गई। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में इतनी बेसिक बातें हैं जो आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें नॉर्मल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। उसके बाद आप फिर से हेडिंग डालेंगे क्या, साहित्यिक परिचय। चलिए साहित्यिक परिचय में क्या लिखेंगे कि प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, ठीक है ना। यहां पे लिखेंगे कि जो प्रभाकर का मतलब क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन और संस्मरण लेखन, ये आप याद रखेंगे। रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन और संस्मरण लेखन में सिद्ध हस्त थे, ठीक है ना। मतलब जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं वो रिपोर्टाज लेखन, निबंध लेखन और संस्मरण लेखन में क्या थे, सिद्ध हस्त थे, ठीक है ना। मतलब इनमें वो हम कह सकते हैं विद्वान थे। अगला कह रहे हैं कि प्रभाकर जी ने नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादना किया। मतलब इन्होंने 2 क्या किया, विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार का पत्र का मतलब क्या किया, इन्होंने संपादना की, मतलब ओपन किया था, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि प्रभाकर जी ने कुल 9 ग्रंथों को प्रकाशित किया। मतलब प्रभाकर जी हैं वो 9 ग्रंथों को क्या किए हैं, इन्होंने कुल प्रकाशित किए हैं। तो ये ज्यादा इनका साहित्यिक परिचय मतलब इतना आप लिख देंगे काफी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं अपनी तरफ से, बट मुझे लगता है इतना भी लिखेंगे ना कंफर्टेबल है, महसूस हो जाएगा उनको, मतलब सही नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है जो है कृतियां या रचनाएं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये 3 आप हेडिंग डाल लेंगे, रेखा चित्र, लघु कथा और संस्मरण। अब देखिए सबसे पहले रेखा चित्र इनके कौन कौन सी है, नई पीढ़ी का विचार है और जिंदगी मुस्कुराई, ये इनके रेखा चित्र है। लघु कथा कौन सा है, तो आकाश के तारे हैं, धरती के फूल हैं, ठीक है ना। अगला आ रहा है संस्मरण, तो दीप जले और शंख बजे, ये इनकी क्या है, संस्मरण है। मतलब ये सभी कृतियों के अंतर्गत आएंगे। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही आता है कि धरती के फूल किसकी कृतियां हैं, 4 ऑप्शन देगा, तो आपको टिक करना होगा किसके, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ जी, इतना लिख देंगे आपको फुल नंबर मिलेंगे। 80 शब्दों से अधिक है भैया, ठीक है ना। और स्पष्ट रूप से आपके जो प्रश्न पत्र हैं उसमें कहता है कि कम से कम मतलब 80 शब्दों, शब्द सीमा क्या कहता है, 80 शब्द। 80 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, 80 शब्द हैं या 80 शब्दों से थोड़े से अधिक हो जाएं। अब ये नहीं कि 80 शब्द में कहे आप 150, 200, 300 शब्द आप लिख दिए, 150 तक कम चलाऊ है मतलब चल जाएगा। 150 से अधिक लिखे कोई फायदा नहीं है, नंबर ही कटेंगे, ठीक है ना। नंबर मतलब सॉरी नंबर तो नहीं कट सकते, बट इतना कह रहे हैं कि टाइम आपका व्यस्त जाएगा। और टाइम परीक्षा के लिए मतलब हम कह सकते हैं मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना। समय ही हम कह सकते हैं उस समय का धन है आपके लिए। तो इतना लिख देंगे, कंफर्टेबल है, आपको 80 से नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए ले लिए होंगे। चलिए अब हमारा तीसरा आता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब जो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दिल से कहूँगा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे और अपना, अपने माता पिता का, हमारा, हम सभी का नाम आप रोशन करेंगे,
ठीक है ना। तो अदरवाइज मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए, अभी समय है, समय का सही इस्तेमाल कीजिए। अदर बहुत सारे अभी मतलब हम कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन चीज़ें आपको मिलेंगी, मैं जानता हूँ, ठीक है ना, बट हमें भटकना नहीं है। मोबाइल हो या अदर बहुत सारी चीज़ें हैं आप जानते हैं, तो उन सभी से दूर रहना है। अभी आपको फोकस करना है। क्लास 12 के बाद ज़िंदगी बहुत ही टफ होने वाली है आपकी लाइफ, तो इसलिए पढ़ाई कीजिए और एक सही रास्ता चुनिएगा क्लास 12 के बाद, जब आप आगे स्टडी अपना करें या जिस कैरियर में आप आगे बढ़ें उसमें सही फैसला लेकर आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। क्योंकि ज़िंदगी बहुत टफ होने वाली है। क्लास 12 तक तो सब मज़ा है, मैंने भी बहुत मज़ा किया है, ठीक है ना। क्लास 12 में बहुत इंजॉय के साथ अपने फ्रेंड्सों के साथ घूमना फिरना, अदरवाइज बहुत कुछ था। बट अब मतलब सभी दोस्त अलग अलग भी चले गए हैं अपने अपने, सभी कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, सभी अपने अपने रास्ते पे हैं। तो वही बात होती है, क्लास 12 तक अभी समय है, तो समय का सही इस्तेमाल कीजिए, मैं यही दिल से कह रहा हूँ। अगला देखिए, अब हमारा आता है, चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जीवन परिचय। सबसे पहले आप लिखेंगे ऐसे ही सेम टू सेम लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। मतलब बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। अगला कह रहा है, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था, ठीक है, तथा माता का नाम ज्योतिषमती था, ठीक है। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया है। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत भाषा का क्या किया है? गहन अध्ययन किया है, डीप में इन्होंने अध्ययन किया है। फिर से सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार का निधन हो गया। देखिए सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिख रहे हैं कितना आसान शब्दों का प्रयोग किया है कि इनका जो द्विवेदी जी का जो जन्म है 1907 ईस्वी के बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है ना। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिषमती था। अगला कह रहा है कि हिंदी तथा संस्कृत भाषा का इन्होंने गहन अध्ययन किया है, डीप में अध्ययन किया है और 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की जो परीक्षा है उन्होंने उत्तीर्ण की है, मतलब पास की है। और सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होकर, मतलब बीमारी के कारण क्या हो गया, ये महान साहित्यकार का निधन हो गया, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि इतना आप लिख देंगे जी, ठीक है। अगला हमारा आता है साहित्यिक परिचय। अब साहित्य में इनका क्या योगदान है उसको हम समझते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मैं पहले से ही कह दे रहा हूँ। जीवन परिचय से थोड़ा सा टॉप होता है साहित्यिक परिचय, बट ऐसा ही आपको लिखना है। आप लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक और उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता और एक सफल अध्यापक थे, ठीक है ना। मतलब इन्होंने क्या कहा कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, मतलब एक प्रसिद्ध निबंधकार, फिर से आलोचककार, संपादक, ठीक है ना, उपन्यासकार, ठीक है, के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता, मतलब एक अच्छा स्पीकर बोलने वाला और एक सफल अध्यापक भी थे, और एक अध्यापक भी थे, एक टीचर भी थे, ठीक है। अगला कह रहा है कि इनकी रचनाओं में नवीनता थी, मतलब काइंडनेस, दयालुता थी, ठीक है ना। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है कि नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय था, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे नवीनता का मतलब काइंडनेस से है, मतलब दयालुता से है, और प्राचीनता मतलब बहुत ही पुरानी इनकी जो कृतियां हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें नवीनता और प्राचीनता दोनों का समन्वय है, मतलब दोनों मिक्स हैं। अगला कह रहा है इन्होंने अभिनव जो भारतीय एक कृति है, एक रचना है,
तो इनकी अभिनव भारतीय और विश्व भारतीय ग्रंथ का संपादना किए हैं, मतलब इन्होंने संपादन किए हैं, मतलब प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन सा? तो एक अभिनव भारतीय, एक विश्व भारतीय। अगला करें आधुनिक युग के गद्यकारों के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, अगला कह रहा है कि उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मतलब कहा जा रहा है कि उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। गंभीरता मतलब ज़्यादातर ना बोलने वाले, सही समय पर सही चीज़ें बोलना सबसे बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट होता है। बहुत सारे मतलब होते हैं ऐसे लोग जो सही समय पे सही चीज़ें नहीं बोलते हैं, या जहाँ मन करे जो भी मन करे बोलते चले जाना, तो ऐसे वो नहीं थे। बहुत ही हिसाब से सही समय आने पर वो बोलते थे। ठीक है, उसी को कहते हैं गंभीरता। और शालीनता, मतलब शालीनता का मतलब इज्जत से बात करना। ठीक है ना, किसी से कैसे बात करना है। जैसे आपको मान लेते हैं सपोज कि आपके बड़े भैया ही हैं, या बड़े चाचा हैं, या बड़े आपके मान लेते हैं आपके टीचर ही हैं, मान लेते हैं मैं ही हूँ। तो बहुत सारी स्टूडेंट मैंने देखा, जब पहले मैं व्हाट्सएप यूज़ करता था, अभी कुछ दिनों से मैं व्हाट्सएप अब यूज़ नहीं करता, ठीक है ना, जिस पर तो PDF के लिए आपको बताया गया है, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया था। तो उसमें क्या होता है, मैं स्पष्ट रूप से बताऊं तो जब मैं यूज़ करता था तो उसमें देखने को मिलता था कि ऐसे कहते थे बहुत सारे स्टूडेंट कि सर नोट्स दे दो, क्या कर रहे हो तुम, तो ऐसे मतलब इस्तेमाल मतलब करते थे। मतलब मैं कह सकता हूँ और भी बहुत कुछ, तो मतलब दे दो। देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि तो कह रहे हैं, मतलब कोई स्टूडेंट कह दिया कि सर नोट्स दे दो, ठीक है ना, तुम कहा तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया। तो इस तरीके से तुम शब्द हो गया, दे दो जो शब्द हो गया, ये बात समझिएगा। मुझे तकलीफ नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि आपकी भाषा बदले। आप वही जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर नोट्स दे दो, उससे अच्छा आप ये कह सकते हैं कि सर नोट्स दे दीजिए। तो दे दीजिए में और दे दो में बहुत अंतर है मेरे दोस्त, ये बात आप समझिएगा, आगे आपको बहुत काम आएगी। इसके लिए बहुत जगह पे ऐसा भी होगा कि बहुत जगह आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा। आपकी इससे नॉलेज, आपकी पढ़ाई पता चलती है कि आप कितना पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, आपको भले ही आपको बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट मैं सही कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि जो मतलब भाषा है ना, जो जुबान है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए। देखिए गंभीरता और शालीनता की यहाँ पे बात आई है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कहीं भी जाइए आप रिस्पेक्ट से बात कीजिए। रिस्पेक्ट से बात करेंगे, जहाँ काम आपका न भी होने वाला होगा वहाँ पर भी 10% 20% मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि यदि आप राय से अच्छे से बात करें तो आपको हर चीज़ें उपलब्ध करा सके। ठीक है ना, नहीं भी वो करते हैं हेल्प, फिर भी आप उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए। कुछ नहीं तो ये तो कहेंगे भैया लड़का जो है वो सही है, ठीक है ना। बट मैं अपने मतलब यहाँ पे बात आई तो मैंने कह दिया, जिन विद्यार्थियों को दुख लगा है इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, बट जो सही है वो तो सही है दोस्त। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और भी हमें इसमें जानना है, ठीक है, ले लिए होंगे ना। अब देखिए यहाँ पे हमने जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय देख लिया। अब ये ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना नहीं लिखेंगे तो 3 ही नंबर मिलेंगे, अब इसको लिख लेंगे तब आपको 5 नंबर टोटल फुल मिलेंगे। तो कृतियाँ या रचनाएं इनकी क्या होती हैं? प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है निबंध संग्रह। अब निबंध संग्रह में क्या लिखेंगे? अशोक का फूल लिखेंगे, कुटस लिखेंगे, कल्पलता लिखेंगे और आलोक पर्व लिखेंगे। अगला आता है उपन्यास। अब इनका उपन्यास क्या है? वाण भट्ट का आत्मकथा है, पुनर्नवा। अगला आता है आलोचक इतिहास। अब इसमें क्या है जी? साहित्य सहचर है, सुर साहित्य है और कबीर हैं। अगला आता है इतिहास। इतिहास में कौन है? हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। तो ये है कुछ आपकी इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ले लिए होंगे ना। तो देखिए अभी तक हमने 3 जीवन परिचय देख लिया, साहित्यिक परिचय। एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, फिर से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का, और फिर से वासुदेव शरण अग्रवाल जी का।
तो आज की इस वीडियो में हमने 3 जीवन परिचय जो साहित्यिक परिचय होता है उस पर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं यही कहूँगा इतना भी यदि 100% यदि जो वीडियो देख रहे हैं तैयार कर लेते हैं 100% आपको इसी में से मिल जाएंगे। बट बिल्कुल आप रिस्क नहीं लेना चाहते 1% भी, तो एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी तैयार कर लेंगे। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ के होंगे। 2 ही बात मैं कहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ हेल्प मिला है, तब जाकर आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे इंपॉर्टेंट ये सभी PDF हैं, फ्री में ही आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है ना। और अपना जो भी सब्जेक्ट है वहाँ से स्टडी आप कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।